हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा। हम लोगों ने हमारी सोशल साइंस की क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था? सबको पता होगा, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर करे। अब आज की इस क्लास में, आज जो हमारी ये स्पेशल क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा, वो है हमारा नया सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स हम कवर कर चुके हैं और आज हम करेंगे आप लोगों का सब्जेक्ट सिविक्स। सिविक्स में जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं सिविक्स पढ़ने के लिए? सिविक्स के जितने भी हमारे चैप्टर हैं, वाई डेमोक्रेसी हो गया, इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, सारे चैप्टर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कवर कर लेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो बच्चों, सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के सिविक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। अब हम देखो सिविक्स में जो पढ़ने वाले हैं, कैसे समझोगे कि हम सिविक्स में क्या पढ़ेंगे? अब बेटा हम लोग सुनते, हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने वो कर दिया, ये डिसीजन आ गया, वो लॉ बन गया, ये हो गया, हो गया। अभी जो हम सरकार 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 यानी गवर्नमेंट के बारे में सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप ये बताइए कि हमारी जो कंट्री है, मतलब इंडिया, हमारी कंट्री की कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? यानी हमारी कंट्री में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी चलती है? हम जो गवर्नमेंट की बातें करते हैं वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? जल्दी से रिप्लाई कर दो कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। सब कर रहे हैं रिप्लाई? ओके, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है। हमारी कंट्री की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक। क्या है? डेमोक्रेटिक। तो हम इस क्लास की, इस सब्जेक्ट में, यानी 9th क्लास में हम जो सिविक्स में पढ़ने वाले हैं, वो हम यही पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्यों हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी अप्लाई की गई है, और डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये सारी बातें कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होती है, इलेक्शंस क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, सारी चीज़ें हम हमारी सिविक्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, वो बेटा ध्यान रखना, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क कर लेना इन क्वेश्चंस को। और कैसे, और हम एसएसटी में और क्या पढ़ेंगे बेटा कि किस तरीके से हमको हमारे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज मस्ट। एसएसटी में जितना अच्छा हम प्रेजेंट करते हैं उतने अच्छे हमारे मार्क्स आते हैं। हमको क्या क्या वर्ड्स अपने अपने आंसर शीट में मेंशन करने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी से समझ लेंगे, ताकि 10th में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आंसर कैसे लिखने हैं, आंसर क्या बहुत लंबे चौड़े लिखने हैं, प्रिसाइज लिखने हैं या नहीं, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, सारी बातें। अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि डेमोक्रेसी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डेमोक्रेसी, स्टेट टू मेरिट्स एंड डिमेरिट। यानी अब इस क्वेश्चन में हम डेमोक्रेसी को समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, और डेमोक्रेसी के बेटा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अलग अलग वर्ड में भी पूछे जाते हैं। आपका जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कंटेंट तो वही है, सेम, ठीक है, डेमोक्रेसी में यही, सब जगह यही मिलेगा, पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखा है, आप लोगों के हो सकता है क्वेश्चन में एडवांटेजेस डिसएडवांटेज वर्ड आ जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो आप लोगों को जब भी आप अपने एग्जाम में अपीयर होते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करने, बहुत ध्यान से रीड करने, क्या पूछा जा रहा है ये समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं जल्दबाजी कर रहे हैं, हड़बड़ी में पढ़ा पढ़ा, ठीक है, एक वर्ड देखा, हाँ हाँ आता है आता है, पूछ रहे हैं क्या, लिख दिया क्यों, ठीक है, ऐसा नहीं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डिफाइन डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी समझेंगे, डेमोक्रेसी की
क्यों अच्छा है ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में, इसके क्या एडवांटेजेस है, मतलब ये क्यों अच्छा है और क्या क्या इसमें लूप होल्स हैं, ठीक है, क्या कमियां हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। डीमेरिट्स के लिए वर्ड शॉर्ट कमिंग यूज हो सकता है, डिसएडवांटेजेस यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब आ जाओ डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज चूजन बाय द पीपल टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर एंड कैन बी चेंज्ड बाय देम। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सबसे बड़ी जो पावर होती है वो हम लोगों के पास है। हम लोग कॉमन पीपल, मैंगो पीपल्स, ठीक है, वी आर कॉमन पीपल। तो हमारी कंट्री में जो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, इसमें जो लीडर्स होते हैं उन लीडर्स को हम चूज करते। पर कैसे चूज करेंगे? हम वोट देके चूज करते। क्लियर? तो हम लोग जिनको चूज करते हैं टू वर्क, और वो लोग काम किसके लिए करते हैं? वो काम भी हमारे लिए करते हैं, फॉर देयर वेलफेयर एंड कैन बी चेंज्ड बाय देम। तो हम लोग ही उन्हें चूज करते हैं, इसलिए चूज करते हैं ताकि वो हम लोगों के लिए अच्छे काम करें, और अगर वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं तो हमारे पास ये अथॉरिटी भी है कि हम उन लीडर्स को क्या कर देंगे? हटा देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मेन पावर है वो मेन पावर होती है यहाँ के सिटीजन्स के पास। किनके पास? सिटीजन, यानी हम लोगों के पास, जो हमारी कंट्री के जो नेटिव्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, उनके पास पावर होती है। और वो जो पावर है बेटा वो है वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर बहुत बड़ी पावर है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इस डेमोक्रेसी के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं? डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज द रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। क्यों डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म? देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, बेस्ट। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज जो लीडर्स होते हैं जिनको हम चूज करते हैं वो अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स। ये लोग अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल। जो लीडर्स है, और लीडर्स को जो लोग चूज कर रहे हैं, यानी हम लोग चूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो लोग आंसरेबल। वो कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो हमारे लिए हम क्वेश्चन करेंगे आप ये क्यों नहीं कर रहे, तो उन्हें आंसर देना पड़ेगा। और हमारी नीड्स, हमारी जो जरूरतें, हमारे जो इंटरेस्ट है, उनके लिए वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वो लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए आंसरेबल है, लोगों की नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव है। क्लियर? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, इसमें क्या है? दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ हास्टी एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। जब भी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसीजंस लिए जाते हैं, कोई रूल्स बनाए जा रहे हैं, कोई लॉज बनाए जा रहे हैं, तो बहुत डिस्कशन होती है, पार्लियामेंट मीटिंग्स होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो मीटिंग्स होती है, इसमें इतने सारे लोग बैठे होते हैं, सब अपनी बात बोलते हैं, खूब यहाँ पे डिस्कशन होते हैं, और तब जाके इतने सारे डिस्कशन होने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन आता है। इसीलिए ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। इतने लोगों की राय, इतने लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं, कोई किसी ने बात बोली उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको और इम्प्रूव किया जाता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजंस बहुत बेटर होते हैं लोगों के लिए। क्लियर? तो इसलिए ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और यहाँ जो डिसीजन मेकिंग होती है, उन डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी क्या है? इम्प्रूव्ड रहती है। आई बात समझ में? तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आपके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, फर्स्ट वन, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब डेमोक्रेसी में क्या है? देखो कि हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पे लीडर्स चेंज होते रहते हैं, हर 5 ईयर्स के टर्म में इलेक्शन हो रहे हैं। आज कोई गवर्नमेंट है तो हो सकता है नेक्स्ट टर्म में जब इलेक्शन आए तो वो हट जाए। तो इससे क्या हो रहा है कि लीडर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं।
तो इंस्टेबिलिटी हो सकती है। कैसे इंस्टेबिलिटी? जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स है ना, जैसे अगर हम बोले हमारी कंट्री में से पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देनी है, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, तो ये जो इस तरीके के जो रोल है उनको प्ले करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर कोई बोले कि भाई हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम करनी, क्या एक दिन में हो जाएगी? क्या नहीं, सालों लगते हैं। तो वो 5-5 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। तो एक गवर्नमेंट आई, उसके ऑब्जेक्टिव था ये, पर दूसरी गवर्नमेंट आई नेक्स्ट टाइम पे, तो हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो। इस तरीके से क्या होगा, इंस्टेबिलिटी मेंटेन रहती। क्लियर? तो लीडर्स जो बार बार यहाँ पे चेंज होते हैं, इस वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती। सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग है, क्योंकि देखो इतने सारे लोग, इतने अलग अलग थिंकिंग वाले लोग, तो किसी के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ये है कि पॉवर्टी इरेडिकेट करो कंट्री से, पर हो सकता है किसी दूसरे लीडर के लिए ये ऑब्जेक्टिव ना हो के पॉपुलेशन कम करना ऑब्जेक्टिव। तो लोगों के व्यू पॉइंट्स अलग है, लोगों के आइडियाज अलग है, और लीडर्स इतनी जल्दी फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते, इस वजह से इंस्टेबिलिटी मेंटेन रहती। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। अब क्या है डेमोक्रेसी में, आप लोग भी देखते होंगे, बीजेपी कांग्रेस के पीछे पड़ी रहती है, कांग्रेस बीजेपी के पीछे पड़ी रहती है, ओए भाई इन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा, आप हमें चूज करो, हमें गवर्नमेंट बनाओ तो हम ये कर देंगे, यानी सब एक दूसरे की कमियां बताने में लगे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कंपटीशन, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो इन लोगों का ध्यान क्या है? इन लोगों का एक दूसरे को हराने में ध्यान है, आपस में लड़ने में ही लगे रहते हैं। तो इससे क्या है, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जिसलिए वो लीडर्स चूज किए जा रहे हैं, जिसलिए वो इस कंट्री की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो वो चीज़ें तो वो भूल ही जाते हैं। तो पावर प्ले, कंपटीशन ये बहुत ज़्यादा है, और स्कोप फॉर मोरालिटी खत्म हो गया। यानी लोग अब ये नहीं सोच रहे कि हमें देश का भला करना है, देश को ऊपर ले जाना है, तो ये सब नहीं, वो आपस में लड़ते रहते। तो बहुत से लीडर्स ऐसे भी हैं, पर कुछ लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो सच में कंट्री का बेटरमेंट चाहते हैं, कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों बोला गया? क्योंकि डिसीजंस इतनी कंसल्टेशन के साथ हो रहे हैं, इतने डिस्कशंस हो रहे हैं, तो हो सकता है डिसीजन में टाइम लग जाए। ऐसा नहीं, क्विक डिसीजन नहीं है कि भाई हमने बोला और यही चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी, नहीं। तो डिसीजंस में क्या हो जाता है, क्योंकि इतनी मीटिंग्स होती है, इतने डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद कुछ आता है, कुछ कंक्लूजन सामने आता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए डिले इन डिसीजन मेकिंग। Corruption, as the democracy is based on electoral competition, it leads to corruption. Many political parties use muscle and money power. अब corruption क्या होता है? corruption का बेटा मीनिंग, जब कोई पर्सन अपनी पावर को मिसयूज करने लग जाता है, ठीक है, जब कोई पर्सन अपनी पावर को मिसयूज करने लग जाता है, तो वो करप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स में बहुत कंपटीशन होता है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, मसल पावर, मनी, ये इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रही है, और करप्ट यानी खुद को जिताने के लिए कि नहीं हमें जीतना है, हमें गवर्नमेंट बनानी है, इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करने लग जाती है, अपनी पावर को मिसयूज करने लग जाती है, यानी करप्शन एग्जिस्ट होने लग जाता है। नेक्स्ट, इलिटरेट एंड पॉलिटिकली अनकॉन्शियस वोटर्स। अब जो वोटर्स है, क्योंकि देखो अपनी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इलिटरेट है, रिमोट एरियाज में रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या सही है, क्या गलत है। तो ऐसे लोगों की अवेयरनेस ना होने की वजह से, ऐसे लोगों को उन्हें नहीं पता होता किसको वोट देना है, तो जो लोग उनसे अच्छी मीठी मीठी बातें करके बस वो उनको ही वोट दे देते। तो इस तरीके से हमारी ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतनी सारी क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं नो डाउट, पर बुराइयाँ भी हैं, और इन बुराइयों को अगर इम्प्रूव किया जाए तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? सबको समझ आया? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट टॉपिक हुआ। अब आ जाइए बेटा, एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स के लिए वर्ड आप लोगों के एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? तो हम पढ़ते हैं, फर्स्ट, फाइनल अथॉरिटी विद द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हुए?
हमने क्या करा, हम लोगों के पास तो एक पावर है, वो है वोटिंग पावर। हमने वोट दिए, ठीक है, इलेक्शन हुए, हम गए वहाँ पे। आपने देखा होगा कि आपके ये, आप लोग तो नहीं, पर जो 18 ईयर्स और 18 ईयर्स अबव एज के जो लोग हैं वो वोट देकर आते। अब जब वोट दिए, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, तो वो जीत गया तो लीडर बना, ठीक है, एमपी बना, एमएलए बना, जो भी। तो उन लोगों को बोला जाता है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। वो लोग, हम लोग यानी कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। अब जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, डिस्कशन लिए जाते हैं, वो कहाँ पे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, जहाँ पे कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशन, कंट्री के जो भी टॉपिक्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोल्यूशन की जहाँ पे बातें की जाती है, डिस्कशन होते हैं, पूरी मीटिंग होती है, उसे बोला जाता है पार्लियामेंट। हम और भी आगे बढ़ेंगे। तो जो भी फाइनल अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग वाली, तो फाइनल अथॉरिटी विद द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, उन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है फाइनल अथॉरिटी। इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। डिसीजन लेने का भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का कोई बायसनेस नहीं होती, ठीक है। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और जो अभी पावर में है, मतलब अभी गवर्नमेंट है, जो जिनकी गवर्नमेंट चल रही है, तो वो सब फेयरली काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि करप्शन कर रहे हैं या कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऐसा, ये सारे बेटा फीचर्स हैं। रियलिटी में इतना फेयर कुछ नहीं होता। क्लियर। तो जो डेमोक्रेसी है वो किस पर बेस्ड रहती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऐसे इलेक्शन का प्रोसीजर होगा जिसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई बायसनेस नहीं होगी। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कि हमारी कंट्री में 1 पर्सन वोट देगा, उसका एक ही वोट माना जाएगा, भले उसका स्टेटस कुछ भी हो, कोई कितना ही करोड़पति हो, पर फिर भी उसका एक ही वोट माना जाएगा, ठीक है। जैसे अंबानीज हैं, तो अंबानीज जब वोट देने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उनका एक वोट जो है वो 10 लाख के बराबर है, नहीं, उनका 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। एक गरीब बेगर भी अगर वोट देने जाएगा तो 1 पर्सन 1 वोट, एक बहुत रिच पर्सन भी जा रहा है तो 1 पर्सन 1 वोट ही कैलकुलेट होगा। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। Clear. Rule of law and respect for rights. A democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizens' right. तो ये जो गवर्नमेंट होती है कैसे काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, यानी हमारे इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अपने लिए कुछ एक रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उन सबको एक बुक में लिखा है, उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा है वैसा ही गवर्नमेंट फॉलो करती। तो ये इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या हुए, फीचर्स हुए। फाइनल अथॉरिटी विद द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। तो ये हमारे फीचर्स हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स हुई फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। आ गया बेटा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेटर गवर्नमेंट है। क्या है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेटर गवर्नमेंट। क्यों है बेटर, क्योंकि इट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कैसे अकाउंटेबल है तो समझते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये अकाउंटेबल है। क्यों, क्योंकि वो जो भी काम करती है, ठीक है, कोई भी काम कर रही है, कोई भी डिसीजन ले रही है, कोई भी पॉलिसीज बना रही है, अपना किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। कि जो पार्लियामेंट मीटिंग्स होती है उनमें इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जो भी रूलिंग पार्टी है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप
कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आप काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या चल रहा है, ये सारी बातें की जाएगी। तो ये जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट में क्या रहती है, आंसरेबल रहती है। और वी कैन say to the people, if government is not working according to the needs and expectations of the citizen, parliament can move a no confidence motion। और अगर जो गवर्नमेंट है यानी जो रूलिंग पार्टी है वो लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, लोगों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, मतलब सिंपल सा बोला जाए ना कि कोई गवर्नमेंट है और आम जनता को वो पसंद नहीं आ रही, उन्हें लग रहा है कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रही, तो ऐसी गवर्नमेंट पे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या रहता है, जिसमें अपोजिशन, जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो जीती है इलेक्शन, एक होती है जो हार जाते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो हार जाते हैं, पर लेकिन वो पार्लियामेंट में तो रहते हैं ना, गवर्नमेंट नहीं है तो क्या हुआ, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग एक मोशन पास करते हैं, गवर्नमेंट जो है उस पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और इन सबका सही रिप्लाई नहीं दे रही है गवर्नमेंट और वो फेल हो जाती है उस सब में, तो उनको हटा भी दिया जाता है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको भी पास किया जा सकता है। More than 3 crore people lost their life in 1958-61 famine in China, but India, whose economic condition was poor, कि ये वाला जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड में चाइना में फेमाइन आई, बहुत लोग मारे गए। ऐसी सिचुएशन अगर, और हमारी कंट्री इससे इतनी रिच नहीं है, मतलब चाइना जितना फाइनेंशियल हमारा कंडीशन अच्छा नहीं है, पर फिर भी हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आई कि लोग भूख से मर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करे। क्यों? क्योंकि हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोगों के लिए किया जाता है काम, लोगों के भले के लिए किया जाता है, पर चाइना में तो कौन सी, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां तो सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, इसलिए कभी भी यहाँ पे इस तरीके की कोई सिचुएशन अकर नहीं हुई। इसीलिए क्या बोला गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड सिक्योरिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। तो हमारी कंट्री क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन करती है। फूड सिक्योरिटी यानी जिन लोगों को खाने को यानी इनफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते उनको फूड सिक्योर करना। इस तरीके का कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है तो लोगों को कैसे फूड अवेलेबल करवाना है, ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करती है, किसी को भी भूखे सोने नहीं देती। तो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही करती है, कोई और नहीं। तो इसीलिए क्या है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट क्यों है बेटर। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये तो हमने पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया, मेरिट्स डीमेरिट्स हो गए, ठीक है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल अदर पॉलिटिकल सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कि डेमोक्रेसी को बाकी जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है उससे ज्यादा अच्छा क्यों बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। हम इतना बड़ा पढ़कर आए कि अकाउंटेबल है ये जो गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट द नीड्स ऑफ द पीपल। क्योंकि ये लोगों की नीड्स को फुलफिल करती है, लोगों की नीड्स, लोगों के इंटरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द रूलर और द डिक्टेटर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल। तो क्या बोला गया है कि डेमोक्रेसी किसके लिए, लोगों के लिए, क्योंकि ये लोगों के लिए काम करती है, लोगों के भले के लिए काम करती है। सेकंड, बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, ठीक है। फर्स्ट हो गया अकाउंटेबल गवर्नमेंट, सेकंड बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो सब लोगों की राय से, सब लोगों के ओपिनियन से लिया जाता है। अकेला एक पर्सन कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं करता डेमोक्रेसी में, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सबका मीटिंग्स होती है, सबकी बातें रखी जाती है, कोई किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो भी सुना जाता है। तो इस तरीके से जो डिसीजन की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती जाती है। डील्स विद डिफरेंसेस, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ पीसफुल सोल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना हमारी कंट्री में, या फिर जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं हम, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो उसको भी सॉल्व किया जाता है, पीसफुली सॉल्व किया जाता है। कोई लड़ाई झगड़े दंगे ये सारी चीज़ें नहीं होती है। इट प्रोवाइड्स द
बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं लोगों के बीच में, गवर्नमेंट या जो कॉमन पीपल है उनके बीच में डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो उनको भी पीसफुली सॉल्व किया जाएगा और उनको सॉल्व करने में जुडिशरी का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इन सब रीजंस की वजह से डेमोक्रेसी क्या है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। अकाउंटेबल हो गया, बेस्ड ऑन कंसल्टेशन डिसीजन, डील्स विद द डिफरेंसेस। Next, discussions lead to the solution of every problem, so it keeps our country united. और जब डिसीजन लिए जा रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जब भी कोई भी डिसीजन आ रहा है वो बहुत लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो यूनिटी भी हमारी कंट्री में मेंटेन रहती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी विच इंश्योर इक्वल राइट्स, कि यहाँ पे डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर पर्सन को इक्वल माना गया, ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कोई सा भी स्टेटस हो, कोई जेंडर हो, कोई कलर, किसी भी चीज़ का कोई भी बायसनेस नहीं है। ईच एंड एवरी वन इज इक्वल इन आर कंट्री इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रूम फॉर करेक्शन, अगर गलती होती है तो उसको इम्प्रूव करने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन टू फ्लरिश अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। तो इतने सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। समझ आया सबको? तो डेमोक्रेसी के बारे में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। जो जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वाई डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी से, वो सारे क्वेश्चन जिसमें आपके मेरिट्स हो गए, आपके डीमेरिट्स हो गए, आपके फीचर्स हो गए, ठीक है, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर, वो बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्यों बेटर है, ये हमने कंप्लीट करा। और इस तरीके से हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यानी इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतने सारे जो प्रोविजंस हैं वो सारी चीजों को समझेंगे, और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। क्लियर? तो चलो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चैप्टर है उसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अपार्थीड? अपार्थीड क्या है? अपार्थीड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कलर के बेसिस पे जब भेदभाव होता है तो उसको अपार्थीड बोला गया। अंडर विच ऑल पीपल वर क्लासिफाइड एंड सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ रेस, कि कलर के बेसिस पे, कि क्या कर दिया, ये कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे दो कलर ब्लैक एंड व्हाइट्स, इनको क्या कर दिया जाता था अलग, कि ब्लैक्स जो है उनको कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, कोई प्रिविलेजेस नहीं है, उनको इक्वालिटी नहीं है, और जो व्हाइट्स थे उनको सारे राइट दिए जाते थे। तो ऐसे कलर के बेसिस पे जब भेदभाव होता है उसको अपार्थीड बोला जाता है। मेनी रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द ब्लैक्स हु फॉर्म्ड मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्या है? मोर देन। तो यहाँ पे जो लोग थे यानी ब्लैक्स जो थे वो ज्यादा थे, और इनके साथ मतलब मेजॉरिटी होने पर भी, यानी ब्लैक्स के नंबर्स में ज़्यादा होने के बाद भी इनके साथ क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उनको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी जो वाइट्स को मिलती थी। तो अपार्थीड सिंपल रेशियल सेग्रीगेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। क्या अब चलो अब आप लोग बताओ, क्या हमारी कंट्री में कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है? करो कमेंट, क्या कलर के बेसिस पे हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या हमारी कंट्री में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो रहता है मेनली कास्ट के बेसिस पे, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट और ये वो सारी चीज़, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। वाई इज इंडिया कॉल्ड अ रिपब्लिक? कि इंडिया को रिपब्लिक क्यों बोला गया? क्यों बोला गया? तो इसलिए क्योंकि इंडिया के जो हेड, बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन हुए? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड पर्सन
एंड इट इज नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। इलेक्टेड पर्सन के, हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। क्या होता है, उनको क्या किया जाता है बच्चों, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। इसीलिए जो हमारी कंट्री है वो रिपब्लिक है। ये इनकी कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, मतलब जैसे कोई एक पर्सन प्रेसिडेंट है, फिर नेक्स्ट उनका बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा, फिर उनका बेटा प्रेसिडेंट बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होते हैं, तो इसलिए हमारी कंट्री रिपब्लिक है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रीएम्बल? प्रीएम्बल क्या होता है? तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कि हमने क्या है, हमारी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उनको, अब देखो इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, किसको कैसे रहना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या राइट्स होंगे हमारे, क्या हमारी ड्यूटीज होंगी, ये सारी चीजें जहाँ मेंशन है, जिस बुक में मेंशन है ना, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ी बुक है, बहुत लेंदी है, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स थे ना हमारी कंट्री में, तब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अब आप सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आप खुद सोचो, अज्यूम करो कि कैसे हमारी लाइफ होती सब। अब देखो आज के टाइम पे अगर किसी के घर में किसी ने चोरी कर ली, ठीक है, तो क्या होगा, आप फटाफट जाओगे पुलिस में और कंप्लेन कर दोगे ऐसा हुआ, और पुलिस अपना काम करेगी, ढूंढेगी, पनिशमेंट्स मिलेंगी, ठीक है। कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होता, कोई भी भाई आज दो जनों की लड़ाई हुई, गुस्सा आ गया और जान से मार डाला, ऐसा हो सकता था, क्योंकि कोई रूल्स ही नहीं है ना। किसी को जैसे जीना है जियो, किसी का मन कर रहा है किसी को मारने का, तो गए जब मार दिया। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, हमारी कंट्री में एक प्रॉपर वर्किंग के लिए क्या लेकर आए हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, जहाँ पे लोग अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब यहाँ पे प्रीएम्बल की बात आ रही कि प्रीएम्बल भी एक टर्म है। तो प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो एक तरीके से हम बोले कि उसकी जो समरी एक पेज पे मेंशन है ना, कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, उसे प्रीएम्बल बोला जाता है। जैसे हमारी बुक होती है, इंडेक्स होता है बुक्स में, फर्स्ट चैप्टर ये, सेकंड चैप्टर ये, थर्ड चैप्टर ये, डिटेल नहीं होती, बस नाम नाम रहे। तो इसी तरीके से उस पूरी बुक का जो समराइज्ड फॉर्म में मेंशन है ना, उसको क्या बोला गया, प्रीएम्बल बोला जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी फॉर्म है प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स द आइडियल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन बेसिक प्रिंसिपल्स पे, जिन आइडियल्स पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है, उन सारी चीजों को मेंशन किया गया है, तो इसको प्रीएम्बल बोला जाता है। What is कॉन्स्टिट्यूशन, what is its importance, आगे आपके कि क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन और क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी चीजें। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। क्या है, अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके सेम सपोज ये क्वेश्चन आया, आंसर लिख रहे हो, तो जब आप आंसर लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना, पर हमें क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स होते हैं, उसको याद रखना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रिटन रूल्स, तो ये वर्ड आप ध्यान रखना, सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। और ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको इस कंट्री के सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, यानी सब मानते हैं कि हाँ हम इनको फॉलो करेंगे, ये एक्सेप्टेड बाय ऑल है। तो सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने उन रिटन रूल्स को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ऐसे रिटन रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in a territory and also the relationship between the people and the government. अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो कॉमन पीपल हो गए, कॉमन पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रहे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने ली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन सबके अकॉर्डिंग रूल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोगों के अकॉर्डिंग रूल्स मेंशन है।
राइट्स मेंशन है, ये सारी चीज। इंपॉर्टेंस, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सबसे पहले कि कैसे गवर्नमेंट बनानी है, तो ये कौन करता है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कि कैसे गवर्नमेंट बनेगी, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, और कौन डिसीजन लेने वाला है, ठीक है, यानी पूरा जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर भी कहाँ पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। और इसके अलावा कि आज हम लोग हमारी कंट्री में रह रहे हैं, हम बिल्कुल फ्रीली, हमें पता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो एक पूरा जुडिशियल सिस्टम है, हम वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते, कोऑर्डिनेशन के साथ हम यहाँ रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्यों, तो क्योंकि हमारी कंट्री ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हर चीज़ का सल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसमें जुडिशियल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इसलिए हम यहाँ पे इतना फ्रीली रह पा रहे हैं। नहीं तो हमेशा डर पे रहते, डर के रहते, अरे वो आया हमारे घर में घुस के हमको मार दिया, तो पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए स्पेसिफिक जो पूरा रहने का एक रूल्स रेगुलेशन वो सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, सल्यूशंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, जीने का अधिकार हमें दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे बहुत आराम से रहते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स जितने भी यहाँ के नेटिव्स हैं सब मिलजुल कर रहते, कोऑर्डिनेट होकर रहते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स है, हर एक ह्यूमन बींग को राइट्स मिले हुए हैं, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। ड्यूटीज की हमको क्या काम करने हैं इस कंट्री के लिए, ड्यूटीज भी हमको बताई गई हैं। गुड सोसाइटी, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो ये जो लोगों की जो एस्पिरेशन थी ना कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे लोग बिना डर के रहें, कोई किसी को परेशान ना करे, तो ये सारी हमारी एस्पिरेशंस कौन फुलफिल कर रहा है, तो ये एस्पिरेशंस फुलफिल कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आई बात कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हम लोग कैसी लाइफ जी रहे होते आज हम किसी और, मतलब पहले तो ब्रिटिशर आए 200 ईयर्स तक अपना गुलाम बना के बैठ गए, फिर अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो कोई और आ जाता हमें अपना गुलाम बनाने, तो हम एक जो बेहतर लाइफ आज जी रहे हैं तो ये बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आपको डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, पॉइंट वाइज, बेटा पॉइंट वाइज यहाँ पे जब डेफिनेशन लिखोगे क्या कीवर्ड है वो आपको मेंशन करने हैं। जब इंपॉर्टेंस लिख रहे हो तो पर्टिकुलर पॉइंट वाइज हम इसके इंपॉर्टेंस मेंशन करेंगे। तो इसी तरीके से हमें हमारी आंसर कॉपी में भी आंसर प्रेजेंट करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया यानी बनाया तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाती है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे लोग थे, इलेक्टेड थे, और वो आम जनता को, आम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सब साथ में बैठे और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनको ड्राफ्ट किया। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। क्लियर। व्हाट प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेड इन द मेकिंग ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही। साउथ अफ्रीकन्स जो थे यानी जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वाइट और ब्लैक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स था। वाइट के साथ वाइट्स को सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, ब्लैक्स को कुछ नहीं मिल रहा, ब्लैक्स के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पर यहाँ पे बहुत स्ट्रगल्स हुए और उन सब के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे ये लोग, ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात हो रही, जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो वो क्या थी, वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट, प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेड बिकॉज बोथ द ब्लैक मेजॉरिटी एंड द वाइट माइनॉरिटी हैड देयर ओन फियर्स एंड एंग्जाइटीज। अब देखो ब्लैक मेजॉरिटी क्या हो गई, जो नंबर्स में ज़्यादा थे ब्लैक लोग, वाइट नंबर्स में कम थे, इसलिए इन्होंने यूज़ किया वाइट माइनॉरिटीज़। तो जब ये लोग साथ मिलकर बैठे
कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, तो सबके अपने अपने डर थे, टेंशन थी, क्या किया जाए। द ब्लैक्स मेजॉरिटी वांटेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। दे ऑल्सो वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो ब्लैक्स क्या चाहते थे, क्योंकि हमारे साथ जो इतने सालों तक बुरी चीज़ें हुई, दुर्व्यवहार जो हमारे साथ हुआ ना, तो वो सब अब ना रहे। वाइट माइनॉरिटी अब हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे। तो ये लोग आपस में बैठे तो थे, पर सबके मन में अपने अपने अलग डर थे, टेंशन्स थी कि कैसे हम काम करेंगे। पर ये क्या चाहते थे कि अब जो भी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा है, ड्राफ्ट हो रहा है, उसमें सब चीज़ें डेमोक्रेटिकली, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। वाइट माइनॉरिटी ऑन द अदर हैंड वांटेड टू प्रोटेक्ट प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। और वाइट्स को ये डर था कि हम माइनॉरिटी में कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक्स हमको यहाँ से भगा ही दे, हमको कोई सा भी राइट हमें ना दे क्योंकि हम माइनॉरिटी में। पर लेकिन ऐसा सबके डर को फेस किया गया, सबके डर को समझा गया, और जो यहाँ पे जो फाइनली जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आए ना, वो ऐसे थे कि जिसमें ना तो ब्लैक्स के साथ कुछ गलत होना था और ना वाइट्स के साथ। तो दोनों ने इतने कॉम्प्रोमाइज़ करे ताकि ये दोनों ही, यानी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों ही खुशी खुशी कंट्री में रह सके, दोनों की इम्पोर्टेंस मेंटेन रहे, किसी को भी किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। क्लियर? तो इस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस किए गए साउथ अफ्रीका में। कब? वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे एट दैट टाइम। तो ये तो हुआ साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हमारा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर द फॉलोइंग। व्हेन वाज इट पास्ड, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना कब पास हुआ था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था नवंबर 1949 में। इस टाइम पे अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। When was it enforced? पर ये हमारी कंट्री में कब इन्फोर्स किया गया, कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए इस दिन 26 जनवरी को हम लोग कौन सा नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? बताओ आप लोग। 26 जनवरी को हम हमारा कौन सा नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? तो वो होता है रिपब्लिक डे। यानी जिस दिन हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया था उस दिन को रिपब्लिक डे बोला जाता है। तो यानी 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पूरी कंट्री में एनफोर्स हो गया था। व्हाई वाज दिस डेट चूजन, कि डेट 26 जनवरी ही क्यों चूज की गई? तो 26 जनवरी चूज करने के पीछे एक स्टोरी है, और वो क्या है? In December 1929, the Congress in its Lahore session had decided to fight for Purna Swaraj or complete independence, and 26 January 1930 was celebrated as the Independence Day. अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा हमें कहाँ जाना पड़ेगा? फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। बातें हम 1950 की कर रहे हैं, पर क्योंकि इस कहानी को समझने के लिए कि 26 जनवरी ही क्यों चूज किया, तो आप आ जाओ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा नहीं, 1929 में क्या हुआ था? 1929 में कांग्रेस का सेशन था। कौन सा? लाहौर सेशन। सेशन सिंपल आप समझो तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी मीटिंग कंडक्ट कर रही थी। अब इस मीटिंग में ये डिसाइड हो गया था पूर्ण स्वराज, फाइनली, कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको ब्रिटिशर्स को इंडिया में चाहिए ही नहीं, मतलब चले जाओ ब्रिटिशर्स यहाँ से। और 26 जनवरी 1930 को हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मना लिया था कि हम इस दिन तो इंडिपेंडेंट हो ही जाएंगे। इतने ज़्यादा कांग्रेस वाले जो थे बिलीव करते थे कि हाँ ठीक है 26 जनवरी 1930 तक हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इन्होंने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया। पर एक्चुअल में क्या हम लोग आज़ाद हुए थे? क्या 26 जनवरी 1930 को हम लोग आज़ाद हुए? नहीं। हम लोग कब आज़ाद हुए थे? 1947। तो अब इस डेट का कुछ तो रेलेवेंस रखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसी डेट को हमने हमारा रिपब्लिक डे फाइनल डिसाइड कर लिया था। ठीक है, तो बात समझ आई कब ये पास हुआ, कब ये एनफोर्स हुआ, और 26 ही क्यों डेट ली गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जस्टिफाई बाय गिविंग एग्जांपल। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनने की बात आ रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कुछ जो लीडर्स है
ठीक है, जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रूल्स जो बनाने की बात आती है, जो प्रिंसिपल्स हमें लेने, आइडियल्स हमें लेने, तो कहीं ना कहीं से तो हमने सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, तब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे उन चीज़ों को। तो वही कि वो कहाँ कहाँ से आए थे, डिफरेंट कंट्री से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हमने अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंट्री से ले ली। जैसे इंडिया अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, कि हर इंसान को फ्रीडम होना चाहिए, आज़ादी, लिबर्टी, ठीक है, यहाँ पे। फिर फ्रीडम एंड जस्टिस फ्रॉम द, ये कहाँ से लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम हो गया, लिबर्टी हो गया, आज़ादी है, आपको कुछ भी आप काम कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये जो प्रिंसिपल्स थे ना, जस्टिस का, फ्रीडम का और लिबर्टी का, ये हमने लिया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव अडॉप्टेड बिल ऑफ राइट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। और जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये हमने ली ब्रिटेन से। तो ऐसे अलग अलग कंट्री से हमने अलग अलग प्रिंसिपल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। सबको आ गई बात समझ में? क्लियर। अब एक और चीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। एक्सप्लेन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल। रिजिड बोले तो मतलब ऐसे कि हम इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बहुत रिजिड है, अपनी बात पे हमेशा अड़ा रहता है। और फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबल हम जब चाहें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते। तो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। तो क्यों है ऐसा, ये एक्सप्लेन करना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर होली रिजिड, कि ये ना तो कंप्लीटली रिजिड है, ना हम ऐसे बोले कि ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, जब चाहो जब भी चेंज कर लो। आज मन हुआ कि इसमें से तो ये हटा दे, लिबर्टी हटा दे, तो हमने हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना तो ये कंप्लीट रिजिड है और ना ही ये कंप्लीट फ्लेक्सिबल है। दिस इज कॉल्ड रिजिड बिकॉज सम आइडियल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इक्वालिटी। इसको रिजिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ जो आइडियल्स हैं, जैसे इक्वालिटी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सोवर्जिनिटी, इन सब को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। कोई भी इन प्रिंसिपल्स को, इन आइडियल्स को नहीं बदल सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी, सोवर्जिनिटी रहेगी, इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये रिजिड है, ठीक है। कैन नॉट बी चेंज, दिस इज बिकॉज द रूलर्स कुड नॉट मिस यूज देयर पावर। क्लियर। ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्सिबल बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट। और फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स पॉसिबल हैं। अमेंडमेंट्स मतलब इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। पर आप इतने रिजिड है कि हम बेसिक आइडियल्स को तो नहीं हटा सकते, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। सम ऑफ द आर्टिकल्स कैन बी चेंज्ड इफ द पीपल डिमांड सो। कुछ चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो जैसे लोगों की डिमांड रहेगी, लोगों की नीड्स रहेगी, आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट यानी उसमें चेंजेस कर सकते हो, तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है। That is, there are some rules that can be amended by a simple majority while some need 2/3 majority. अब ये है अमेंडमेंट करने के लिए, कि चेंजेस करने के लिए मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। अब वो पूरा पार्लियामेंट का सेशन होता है कि किसी रूल को चेंज करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से भी चेंज हो जाता है, कोई 2/3 मेजॉरिटी से चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही रिजिड है, कुछ भी नहीं हो सकता, और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि आप कभी भी मन मर्जी पड़े जब इसमें चेंज कर दो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर है? फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा है, ठीक है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इट नीड्स टू बी अमेंडेड टू कीप इट अपडेटेड, और उसको टाइम पे अपडेट करना जरूरी रहता है। अब जैसे आप देखते हो अपने, हमारे जो मोबाइल में ऐप्स होते हैं वो टाइम पे अपडेट होते रहते हैं। क्यों अपडेट होते हैं? जैसे अपन व्हाट्सएप की बात करें, ठीक है, व्हाट्सएप अपडेट होता रहता है क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है ना और ज़्यादा इंप्रूव होती जाती है। उसमें ये फीचर ऐड हो गया, वो फीचर ऐड हो गया, तो वो अपडेटेड रहता है। तो इसी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटी को हम बहुत बेहतर रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए उसे टाइम पे क्या करते रहते हैं? अमेंड करते हैं।
अपडेट करते रहते हैं। इट हैज़ प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उनको अब इसमें हम अपडेशन कैसे रहेगी, ये कोई ऐप से तो अपडेट नहीं होगा ना, तो इसमें जो अपडेशन रहती है वो अमेंडमेंट्स के बेसिस पे, तो उनको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है कि कैसे इलेक्शंस होने हैं, कैसे हमें लोगों को चूज करना है। इट डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, किसके पास पावर है, कितनी पावर है, वो अपनी पावर को कैसे यूज कर सकता है, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बताइए। इट ऑल्सो लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट भी करता है, यानी ये गवर्नमेंट से भी ऊपर है। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे फाइनल अथॉरिटी जो है वो किसके पास हो गई यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के पास। यानी हमारी कंट्री में एक जो सबसे पावरफुल पर्सन है, हम प्रेसिडेंट को भी नहीं बोल सकते, पावरफुल कौन है, वो तो लिविंग पर्सन भी नहीं है, कौन है वो, कॉन्स्टिट्यूशन। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या फीचर हो गए, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हो गए, इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन, कि कैसे लोगों को चूज करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, कितनी पावर किसके पास रहेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट भी करता है। अगर लिमिटेशन नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट अपने सेल्फिश मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर लेगा, तो उन सब पे लिमिट लगाने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, What provisions has been made to incorporate changes in the constitution and why? अब क्या प्रोविजन है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना चाहते हो, तो अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। अब कैसे चेंज होगा, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन इंडिया इट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और संसद। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज होते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं। द पार्लियामेंट मीटिंग होती है, जिसको हिंदी में संसद भी बोला जाता है, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं, फिर उसके बाद बिल पास हुआ, लोकसभा पास करता है, राज्यसभा के पास जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तब जाके इसमें अपडेशन होती है और अमेंडमेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, और लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है। मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिमूव्ड। अब ये जो अपडेशन होती रहती है ना टाइम पे, इससे जो भी कमियां हैं उन सबको दूर किया जाता है। तो ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंस, इंडिया इज अ मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हैज़ अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडिया अपनी इतनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, और इसमें चीज़ें ऐड होती जाती हैं, अमेंडमेंट्स होते जाते हैं, तो ये और डिटेल होता जा रहा है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेट। अब यही वाली बात फिर से आ गई कि उसको अपडेट रखने के लिए टाइम पे चेंजेस करने पड़ते हैं। मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेट, स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। अनऑल्टरेबल नहीं है ये, क्लियर। तो दिस इज अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। इट हैज़ टू बी अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशंस एंड चेंजेस इन सोसाइटी। ये लोगों की एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग, और लोग जो सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग इसे चेंज करते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन था, मतलब कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, कौन कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो सबसे पहले नेशनल मूवमेंट्स यानी हमको हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस कराने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए जो मूवमेंट चली वो नेशनल मूवमेंट्स थी। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मियरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल टू रेजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो ये जो नेशनल मूवमेंट थी, ये नेशनल मूवमेंट सिर्फ इसलिए नहीं थी कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना चाहते थे, बल्कि हम क्या चाहते थे कि हम हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करें, हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करें, और उसमें
चेंजेस लेकर आए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करें, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारा मूवमेंट चल रहा था। तो इस नेशनल मूवमेंट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। रोल ऑफ लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर्स हैड प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो इन लीडर्स ने टाइम पे अपने अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यानी 1928 में क्या बता दिया कि मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। फिर धीरे धीरे इन लोगों को, इन लीडर्स को रियलाइज होने लगा कि नहीं, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे कंट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। तो इन लीडर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। ब्रिटिश रूल का कैसे रोल रहा? फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल आल्सो हेल्प्ड डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। कि अब क्या, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास, उनके पास खुद का सिस्टम था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सिस्टम होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव्स, तो इन्होंने भी हेल्प करी है एक दिन। ब्रिटिश रूल एंड द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिशर्स के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनसे हमने सीखा कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें, क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। जैसे लॉ बनाने के लिए अलग से लेजिस्लेचर होना चाहिए और उनको फॉलो करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिशर्स से सीखी। तो ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हमको ये नहीं पता चलता। ब्रिटिशर्स का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर सिस्टम था। कोर्ट्स हो गए, अब कोर्ट्स जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, स्टेट कोर्ट्स है, तो ये सब हमें कहाँ से मिला? ये सब हमें ब्रिटिशर्स से सीखा है। तो ब्रिटिशर्स ने भी हमको रोल प्ले किया है, ब्रिटिशर्स ने हमको सिखाया है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाए, किस तरीके से ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएं जिससे हमारी कंट्री और बेटर हो सके। वर्ल्ड इवेंट और रिवॉल्यूशंस, और वर्ल्ड इवेंट जो भी रिवॉल्यूशन, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो हमको लिबर्टी, फ्रीडम का मतलब समझ आया, क्यों ज़रूरी है, ये हमने वहाँ से लिया। प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये हमें ब्रिटेन से मिली है। इसके अलावा अमेरिका हो गया। तो अलग अलग कंट्रीज से वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने जो इतने स्ट्रगल करे उसके बाद उन्होंने जो अडॉप्ट किया वो हमने इनसे सीखा। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो आप लोग खुद सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी और कितना लंबा प्रोसीजर होगा। ऐसे नहीं कि आज रातों रात सोचा किसी लीडर ने कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और अगले दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार। नहीं, बहुत लंबा टाइम लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। तो चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताना है, सर्च करना है। अगर जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप लोग ढूंढो कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस था कितने लंबे टाइम तक चला था, उसका पूरा जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर? आप लोग ढूंढो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता तो आप लोग खुद ढूंढ के ये बताओगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि कितना टाइम पीरियड लगा था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। अब नेक्स्ट, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या परेशानियां थी जो फेस की गई। सबसे पहले, इतनी बड़ी कंट्री का, इतनी बड़ी हो गई और इतनी डाइवर्स हो गई। बड़ी, देखो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, डाइवर्स, यहाँ पे इतने डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले इतने सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को किसी एक बात पे राजी करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तो सपोज करो आपकी क्लास है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, अपनी बात पे 30 के 30 बच्चों को अग्री नहीं करा पाता, बहुत मुश्किल होती। तो सोचो आप इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी डाइवर्सिटी वाली कंट्री को किसी एक बात पे अग्री करवाना, एक्सेप्टेंस करवाना, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। द पीपल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू सिटीजन, और इस टाइम ड्यूरेशन पे जो लोग थे, यानी जो सिटीजन्स थे कंट्री के, वो क्या, पहले तो सब्जेक्ट्स, यानी वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहते थे तो सब्जेक्ट्स बोला जा रहा था। जब ब्रिटिशर चले गए तो वो क्या बन गए, सिटीजन। तो लोगों के 200 साल तक वो जिस सिचुएशन में रहे, एकदम से उनकी सिचुएशन चेंज कर दी जाए तो उन लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करना भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस।
तो ये भी एक बड़ी डिफिकल्टी थी। कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस, और जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उस टाइम ड्यूरेशन पे हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, पार्टीशन हुआ, यानी इंडिया पाकिस्तान। तो ये जो चीज़ें फेस कर रहे थे, जो उस टाइम पे सिचुएशन फेस हो रही थी ना पार्टीशन वाली, हिंदू मुस्लिम्स कितने झगड़े हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, तो वो बहुत ही बुरी और बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन थी हमारी कंट्री, जिसमें इनोसेंट लोग मारे जा रहे थे, बच्चे हो गए, फीमेल्स हो गई, एजड लोग हो गए, बहुत ही बेरहमी से। क्लियर? तो ये जो टाइम था, इस टाइम में भी बहुत परेशानियाँ थी। The British had left the princely states to decide their future on their own. At that time, future of the country did not look very secure. और ब्रिटिशर्स ने जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ दिया, आप अपने हिसाब से आप बता दो क्या करना है आपको, किसके साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ना, अकेले रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, जो भी है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक डिफिकल्ट प्रोसेस था, पर फिर भी जो लोग ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल किया और हमारी कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ, जिस पे इंडिया के सारे लोग, जो पूरे सिटीजन थे ना, वो इस रूल्स को, इन रेगुलेशंस को, इन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे और अपना रहे थे कि हाँ ये सही है और हम इससे बिल्कुल अग्री करते। क्लियर? तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो फेस की जा रही थी वाइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। और ये जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनको भी तो टेंशन थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं था कि 4 साल के लिए बना या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो ये हमेशा चलता रहेगा। तो आज बैठे हो और 15-20 साल बाद जो जनरेशन आने वाली है ना, उनके बारे में सोच के कोई चीज़ बनाना कितना मुश्किल होगा। आप खुद सोचो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, वो कैसा जीना पसंद करेगी, कैसे रहना चाहेगी, ये सोच के आप कुछ अपने रूल्स बनाओगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट था और उनको बहुत टेंशन थी कि फ्यूचर में क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं लोग लड़ने लग जाएंगे, हमारी कंट्री में वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी टेंशन्स लोगों के, मेकर्स के माइंड में थी। ठीक है, तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन मेकर्स के माइंड में चल रही थी, प्रेजेंट को लेकर भी और फ्यूचर को लेकर भी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते टाइम चल रही थी। समझ आ गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्टीज हो गई। अब आ जाता है डिस्क्राइब एनी 5 वैल्यूज गोल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ये 5 मार्क का क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है कि कौन कौन से 5 वैल्यूज या फिर गोल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 5 वैल्यूज, जैसे वैल्यू सबसे पहला सोवरजिन। सोवरेन का मतलब क्या हो गया? सोवरेनिटी मतलब कि हमारी कंट्री के जो भी डिसीजन लेने होंगे वो हम लेंगे खुद। यहाँ पे एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अलाउ नहीं होगा, यानी हमारी कंट्री में जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो सब हम खुद करेंगे, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अलाउ नहीं होगा। पहले के टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, बिजनेस करा, बिजनेस करते करते धीरे धीरे मतलब ट्रेडिंग के साथ साथ वो हमारी पॉलिटिक्स में आते गए। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हम अब ऐसा नहीं चाहिए, हमें कोई बाहर वाला हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन में हमें नहीं चाहिए, तो जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस थी उसको मना कर दिया गया कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अलाउड नहीं रहेंगी। उस वैल्यू को, उस प्रिंसिपल को बोला जाता है सोवर्जिनिटी। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल, कि जो भी हमारे इंटरनल इश्यूज होंगे उन पे डिसीजन हम खुद ही लेंगे, कोई भी एक्सटर्नल पर्सन अलाउ नहीं होगा। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ आ गया? सोवर्जिनिटी। सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली, कि जो भी वेल्थ है वो सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस वेल्थ का। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, और जो भी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो उनको हमेशा गवर्नमेंट, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट होगी, वो रिमूव करने की कोशिश करेगी। सेक्युलर, सेक्युलर यानी हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। सेक्युलरिज्म क्या होता है कि रिलीजन के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अपने इंडिया में हर रिलीजन अलाउड है।
आप कोई से भी रिलीजन को वर्शिप कर सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पे कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है। तो सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, की हम यहाँ पे किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। रिपब्लिक, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड, तो हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट हेरिडिटरी, यानी जो जनरेशन वाइज चलते ऐसे नहीं होगा, इलेक्टेड ही होगा। लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हो, तो ये आपका राइट है, लिबर्टी। ठीक है, आपको फ्रीडम है, अनरीजनेबल किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इक्वालिटी, हर इंसान लॉ की नजरों में, किसकी नजरों में, कानून की नजरों में क्या रहेगा, इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के नजरों में हर इंसान इक्वल ही माना जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जिसमें सबको मिलजुल कर रहना है। तो हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, इतनी डाइवर्स है, ठीक है, डाइवर्सिटी इतनी है, पर फिर भी हम लोग क्या है, यूनाइट है। जब बात आती है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, तो चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो पंजाबी हो, तो हम सब, हमारी एक आइडेंटिटी होती, वी आर इंडियंस। ठीक है, हम पहले क्या है, हम इंडियन है। तो ये किस चीज को शो करता है, फ्रेटर्निटी को, कि हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। जस्टिस, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, कि अगर ऐसा सोशल इनइक्वालिटीज वगैरह कुछ है तो आपको जस्टिस मिलेगी, और जस्टिस कहाँ पे मिलेगी, पूरा जुडिशियल सिस्टम। तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। और यहीं पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिजाइन था, कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हुआ। ये आपका पूरा चैप्टर। अब आ जाते हैं हम हमारे नए चैप्टर पे, और ये जो चैप्टर है वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। यहाँ पे इलेक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले, और बहुत सारी चीजें। अब फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्शंस, इलेक्शंस क्या होता है, सब लोगों ने सुना होगा बच्चों, आप लोगों ने कि इलेक्शन होने वाले हैं, भाई इलेक्शन थे, हमारे पेरेंट्स गए थे वोट देने, क्या आप लोग गए थे, क्या आप लोग वोट देने जाते हो, नहीं। इलेक्शंस में वोटिंग राइट किसके पास है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो क्या है उसमें 18 ईयर्स और अबव, 18 ईयर्स के अबव एज होनी चाहिए, तभी वोट दे सकते। तो इलेक्शन क्या है, इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। तो ये एक पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म, जिसके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल, फिक्स्ड ड्यूरेशन में। जैसे 5 ईयर्स में हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, होते इलेक्शंस होते हैं। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एरिया हो गया पूरा। द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड इलेक्टोरल एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। कि अब हमारी कंट्री है भाई, बहुत बड़ी है, तो इसको क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक, जैसे आप देखते हो ना पिज्जा होता है, पिज्जा को हम डिफरेंट पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, पूरे इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, और अलग अलग पार्ट को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला गया, एरिया बोला गया। ठीक है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस होंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीतेगा वो लीडर बन गया। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। व्हाट आर द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे कि वुमेन के लिए हो गया, या शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, इनके लिए आपने फिक्स कर दी कि इस पर्टिकुलर एरिया में तो SC ST ही खड़े होंगे इलेक्शन में, उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता, तो उसे बोला जाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। The constituencies that are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes are called the reserved constituencies। जैसे ट्रेन्स में होता है ना, हमने हमारी सीट रिजर्व करा दी कि अब उस सीट पे हम ही बैठेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं बैठ सकता। इसी तरीके से जो इलेक्शन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उनको रिजर्व कर देते हैं कि यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगी, वही इलेक्शन में खड़े होंगे, इनके अलावा कोई भी नहीं, तो इन्हें बोला जाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। What details are required from the candidate who wish to contest election? अब जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, जो कैंडिडेट है, उसको क्या रिक्वायर रहेगा जब भी वो
इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है, तो द कैंडिडेट हु विश टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हैव टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। अब उसको लीगल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, और डिटेल्स किस किस की, कि उस पर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं चल रहा। अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग चल रहा है तो उसको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की क्या एसेट्स है, मतलब उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और उसकी लाइबिलिटी, उस पर कितने लोन्स हैं वो बतानी पड़ेगी, उसकी खुद की फैमिली की, उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी उसको बतानी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये बेसिक क्राइटेरिया है जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको ये डिटेल्स देनी पड़ती हैं। What the minimum conditions for a democratic election? Everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. अब ये क्या मिनिमम कंडीशन, इलेक्शंस की क्या कंडीशन होती है? सबसे पहली कंडीशन कि हर इंसान चूज कर सकता है और हर पर्सन का वन वोट, वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू ही माना जाएगा। There should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest election. जो political parties होती है, जो candidates होते हैं, वो elections में contest करने के लिए मतलब अपने according कर सकते हैं, and should offer some real choices to the voters. और ये लोग voters को choices देते हैं। आज दो लीडर खड़े होंगे तभी तो, यानी दो कैंडिडेट्स खड़े होंगे तभी तो हम चॉइस कर पाएंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, हम किसको वोट दें किसको नहीं दें। तो ये जो कैंडिडेट्स है ना, ये हमको चॉइस देते ताकि हम ये डिसीजन ले सके कि हमें किसको वोट देना है। जब हमेशा एक ही पर्सन खड़ा रहेगा तो हमारे पास चॉइसेस नहीं होंगी, तो ये लोग चॉइस देते। तो चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, और हर फिक्स्ड टाइम पीरियड में आपको चॉइस मिलेगी। जैसे कि अपनी कंट्री में हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते। कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और जिस पर्सन को लोग प्रेफर कर रहे हैं वो क्या इलेक्टेड, यानी वो चूज कर लिया जाएगा, और जिसको वोट सबसे ज्यादा मिले होंगे वो जीत जाएगा। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री, और ये अपन पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया? व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। अब बात आ जाती है इलेक्शन कैंपेन की। तो इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? जब भी आप सोचो इलेक्शंस होने वाले हैं, क्लियर, तो इलेक्शन सपोज करो आज से 2 महीने बाद इलेक्शंस है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी कि भाई हमको वोट मिले, ठीक है। सपोज बीजेपी है तो बीजेपी चाहेगी मैं जीत जाऊँ, कांग्रेस चाहेगी नहीं भाई हम जीत जाएं, आम आदमी पार्टी चाहेगी कि हम जीत जाएं। पर कैसे जीतेंगे? लोगों को समझाना भी तो पड़ेगा, लोगों को अपने फेवर में लेना पड़ेगा। हर किसी को ऐसा थोड़ी, हर कोई ज्ञानी थोड़ी बैठा हुआ है कि नहीं भाई ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही थी तो इसको वोट दे, वो कर रही थी तो उसको वोट दे। तो क्या करना पड़ता है, लोगों को अपने फेवर में लेना पड़ता है। इसके लिए क्या चलाए जाते हैं, इसके लिए इलेक्शन कैंपेनिंग होती है कि कैसे लोगों को अपनी बात रखी जाए कि आप हमें वोट दोगे तो हम आपके लिए ये कर देंगे, ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर देंगे, तो उसको बोला जाता है इलेक्शन कैंपेन। तो व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन? अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, तो कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, यानी प्लेस ऑफ वर्शिप को यूज नहीं कर सकता। मतलब जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, गुरुद्वारा हो गए, ऐसी जगह यूज नहीं करेंगे अपनी मीटिंग्स के लिए, ठीक है। जो स्पीचेस वगैरह देते हैं उसमें ऐसी जगह प्लेस ऑफ वर्शिप को यूज नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट व्हीकल यूज नहीं करेंगे, एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है। तो गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज करना भी मना है इलेक्शन कैंपेनिंग करते टाइम। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड द मिनिस्टर्स, और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद मिनिस्टर कोई भी नया प्रोजेक्ट चालू नहीं करेगा। जैसे अभी जो गवर्नमेंट है उसे पता है कि 2 महीने बाद इलेक्शन है तो अभी एक नया प्रोजेक्ट ले आते हैं ताकि लोग अच्छा ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है तो इसी को वोट दो। तो नहीं, वंस इलेक्शन, जब एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए, अनाउंस बात हो रही है यहाँ पे, अनाउंस कि अनाउंस हो गए एक बार, तो फिर कोई भी मिनिस्टर कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो ये 3 कंडीशंस है जो फुलफिल करनी पड़ती हैं इलेक्शन कैंपेनिंग में। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है।
वाई इज देयर अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। अब जब हमने रिजर्वेशन की बात की थी कि रिजर्व कर देंगे ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वुमेन के लिए, तो ये रिजर्वेशन क्यों आया, प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन की क्या जरूरत पड़ी थी? तो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारी कंट्री में पर्टिकुलर एक सोसाइटी तो है उसकी बहुत ग्रोथ हो रही है, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, इनका कोई ग्रोथ नहीं, इनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये बिल्कुल जिस सिचुएशन पे रह रहे थे वहीं के वहीं अटके हुए हैं। और क्या चाहिए कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट तो कब होगा, जब यहाँ के हर इंसान का डेवलपमेंट। तो उनको ग्रोथ देने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उनको क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। क्लियर? तो रिजर्वेशन का यही मोटिव था कि सभी लोगों को बराबरी पर लेकर आया जाए ताकि कंट्री का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, इसीलिए रिजर्वेशन लेकर आए थे। अब जो ऑलरेडी सपोज करो जो जनरल कास्ट है वो ऑलरेडी इस सिचुएशन पे हर चीज़ में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे इकोनॉमिक हो, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हो, हर चीज़ में। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो बिल्कुल यहाँ पे, उनको ना एजुकेशन मिल रही है, ना कोई और राइट मिल रहा है, ना वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, कुछ नहीं। तो उन्हें ग्रो करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा फ़ायदा देना पड़ेगा ताकि वो भी इक्वल हो और इससे हमारी कंट्री का, पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो। इसीलिए ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न आया था हमारी कंट्री में। समझ आ गया क्यों रिजर्वेशन हम पढ़ते हैं, क्यों रिजर्वेशन दिया जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन पे कि इलेक्शन कैंपेन क्या है भाई, इन आवर कंट्री इलेक्शन कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर 2 वीक्स। अब देखो ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। कि जब अनाउंसमेंट हो जाती है किसकी, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट कौन कौन इलेक्शन में खड़े होने वाला है उनकी फाइनल लिस्ट अनाउंस हो गई, तब से लेकर और पोलिंग, डेट ऑफ पोलिंग के बीच में 2 वीक्स का टाइम पीरियड होता है, तभी इलेक्शन कैंपेनिंग होती है। ये जो स्पीचेस आप जो देखते हो कि भाई ये नेता आ रहा है, वो नेता आ रहा है, अपने भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों को फेवर में लिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कब चलती है, 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। तो इस ड्यूरेशन में 2 वीक्स का टाइम पीरियड होता है जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। तो कैंडिडेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है। जब कभी कभी ऐसा टाइम पीरियड आता है जब ये कैंडिडेट जो होते हैं गलियों में घूमते हैं, ठीक है, और लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के भाई हमें वोट दो, हम ये कर देंगे, आप लोगों की इम्प्रूवमेंट ले आएंगे सिचुएशन में, तो वो सारी चीज़ें तो अपने वोटर से कॉन्टैक्ट में आते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, तो वोटर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 2 वीक्स का टाइम पीरियड रहता है। दिस इज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यूज पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज। अब हर जगह इन्हीं के बारे में मिलेगा, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी ने क्या काम करा है, इनका डिबेट्स, इनके डिस्कशंस, इन्होंने क्या क्या बोला अपनी स्पीचेस में, ये सारी चीज़ें चलती है। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। पॉलिटिकल पार्टीज, अब ऐसा नहीं है, वैसे जो ऑफिशियल टाइम पीरियड तो है पर लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसकी तैयारी तो बहुत टाइम पहले से करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर, कि वो अपनी तैयारी जो है बहुत टाइम पहले से करना स्टार्ट कर देती है। पर जो ऑफिशियल टाइम है वो क्या है, 2 वीक्स पीरियड। क्लियर? व्हाट अनफेयर प्रैक्टिसेस आर जनरली यूज्ड इन इलेक्शन बाय कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। अब कौन कौन सी ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जो यूज होती हैं इलेक्शन के टाइम पे, जैसे फॉल्स नेम्स। अब जैसे क्या करा, जब इलेक्शन का टाइम था उस टाइम वोटर्स को बता दिया कि हाँ ये पर्सन खड़ा हो रहा है, तो लोगों ने सोचा अच्छा ठीक है ये तो हम इसको वोट दे देते, पर जब जीत गए तो कोई और खड़ा हो गया, तो जेन्युइन नेम को क्या करते हैं, हटा देते, जेन्युइन नेम को छुपाते हैं। तो इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट। और इसके अलावा वोटर्स लिस्ट जो होती है कि कौन कौन पर्सन वोट देने वाला है, जो वोटर की लिस्ट है, वोटर्स की जो कैपेबिलिटी है, मतलब कौन पर्सन वोट दे सकता है, वो 18 ईयर्स वाली, तो उनका फॉल्स नेम रहता है, जो जेन्युइन चीज़ें उनको हाइड कर दी जाती है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को मिसयूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हो गई, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह हो रही हैं, इनको मिसयूज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए,
इनको अपने इलेक्शंस के काम में यूज़ कर लेते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, लोगों को क्या है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैसे खिला दिया जाता है, ठीक है, हर पर्सन को 50-50 रुपीज़ दे दो कि वोट हमें देना, तो इस तरीके से मनी का यूज़ होता है ज़्यादा। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, और जिस दिन पोलिंग होती है, जिस दिन वोट देने का दिन होता है, उस टाइम पे पोलिंग बूथ से सडनली चेंज कर दिए गए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, जो इन्हें क्या बोला जाता है बेटा, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज होती है इलेक्शंस में। क्लियर? व्हाट आर द चैलेंजेस? अब क्या क्या चैलेंजेस हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन? आज हम बोलते हैं कि हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, होने चाहिए, पर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। तो कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। कि क्या है, जो पार्टीज होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अपनी मनी पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, और जो कैंडिडेट्स या जो पॉलिटिकल पार्टी स्मॉलर लेवल पे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनको डोमिनेट करती है। तो इस तरीके से चैलेंज फेस करना पड़ता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स, कि मसल पावर यूज होती है, क्रिमिनल्स की जो क्रिमिनल कनेक्शंस यूज किए जाते हैं, जो एक्चुअल में जो कुछ करना चाह रहे हैं उन लोगों को हटाने के लिए। तो ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जो इलेक्शन सिस्टम में यूज होती हैं। Some families tend to dominate political parties, tickets are distributed to their relatives, कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में जो कुछ फैमिलीज होती हैं कि हाँ भाई ये बहुत पावरफुल है, तो उन्हीं के रिलेटिव्स को टिकट मिल रहे हैं, किसी और को जिसके पास एक्चुअल में पोटेंशियल है काम करने की, उनको टिकट ही नहीं मिल रहे। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अब कभी कभी जो है लोगों को फेयर चॉइसेस नहीं मिलती, क्योंकि सबकी पॉलिसी एक जैसी, हम कैसे विश्वास करें कि ये पार्टी अच्छी है कि वो पार्टी अच्छी है, क्योंकि काम तो सब एक सही कर रहे हैं। तो अगर हम बोले कि हमारे पास जो चॉइसेस है ना, वो चॉइस एक बेस्ट चॉइस अवेलेबल नहीं रहती। स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज, और जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है बड़ी पार्टीज की, अमीर जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके पास बहुत पैसा है उनकी वजह से। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो इलेक्शन में, फ्री और फेयर इलेक्शन को फेस करने पड़ते हैं। क्लियर? एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब आ जाता है इलेक्शन कमीशन। अब देखो, जो भी इलेक्शन का पूरा सिस्टम जो बना है ना, कि इलेक्शन होना है, कैसे होना है, क्या होना है, इसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी, कैंडिडेट को क्या लिस्ट कब सबमिट करनी है, सारी चीज़ें, तो वो कौन करता है? वो एक इंस्टीट्यूट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल एक्सप्लेन, तो इसी रोल को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम रहता है। क्लियर? और इलेक्शन कमीशन में जो हेड पोजीशन पे वो इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, कि इलेक्शंस होने वाले हैं, डेट्स डिसाइड करना, ड्यूरेशन डिसाइड करना, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। ठीक है? फ्रॉम द अनाउंस, जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए तब से लेके जब तक रिजल्ट आता है, इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, सारा काम कौन करता है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कब से? अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट तक के दिन पूरा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या फॉलो करना है। ठीक है? अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई इसके कोड्स को वायलेट कर रहा है, तो पनिशमेंट देने का काम ये सारी चीज़ें ECI करेगी। इट अलाउज इलेक्शन सिंबल्स टू पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स देने का काम भी ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, और इलेक्शन के टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दे सकता है, क्या काम है क्या नहीं, गाइडलाइंस दे सकते हैं, टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इन्हांस इट्स चांसेस। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को मिसयूज ना करे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने अकॉर्डिंग काम करवा ले। ठीक है? पर कब? सिर्फ इलेक्शन ड्यूरेशन पे।
व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और जिस टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट ऑफिसर काम कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ना होकर किसके, इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉय होते हैं। जैसे इलेक्शन का टाइम पीरियड है, उस टाइम पे वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको ये काम दिया जाता है, तो उस ड्यूरेशन पे वो किसके एम्प्लॉय माने जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय माने जाते हैं। क्लियर। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है कि इलेक्शंस में इस क्या क्या काम करने रहते हैं इनको, और कैसे ये इलेक्शंस को पूरा मेंटेन करते हैं। ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इलेक्शन कमीशन। फिर इलेक्शन कमीशन पे, तो इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट, ये क्या है भाई, इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली वर्क करता है एंड वेरी पावरफुल। इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। ये इंडिपेंडेंट है और जैसे जुडिशरी पर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन पर भी किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब जो हेड पर्सन होता है उसे क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड। इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, ध्यान रखना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही हेड्स द इलेक्शन कमीशन। हेड यानी चेयरमैन है, ये चेयरपर्सन है इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आफ्टर हिज इलेक्शन द CEC इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, कि जब ये एक बार अपॉइंट हो गया तो फिर ये ना तो प्रेसिडेंट पर आंसरेबल है ना गवर्नमेंट पे, यानी कोई भी इनके काम पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के काम पे कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता, किसी को भी आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना तो गवर्नमेंट को ना प्रेसिडेंट को। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, अपने अकॉर्डिंग काम करती है। क्लियर। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिमूव द CEC। गवर्नमेंट सी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटा सकती, इवन इफ इट इज डिससेटिस्फाइड विद दैम। भले गवर्नमेंट डिससेटिस्फाइड भी है, इनको लग रहा है कि ये काम सही नहीं कर रहा, पर फिर भी नहीं हटा सकती। द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। अब ये सारी इलेक्शन कमीशन की पावर है, क्या क्या हो गई। फर्स्ट, EC इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, कि जब से इलेक्शन अनाउंस होते हैं ना बेटा, और जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उस पूरे ड्यूरेशन में क्या डिसीजन लेने हैं, क्या नहीं लेने, क्या करना है क्या नहीं करना, किस पर कंट्रोल करना है, सब EC करेगा। इलेक्शंस के पूरा जो प्रोसीजर है उसमें इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का काम, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट इन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा तो पनिशमेंट देने का काम EC करेगा। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दे सकते हैं कि वो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करे। टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, कि अगर कोई गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज कर रही है तो उसको रोकेगा भी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन की जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस टाइम पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो किसका एम्प्लॉय माना जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय माना जाता है। क्लियर। तो ये आपका पूरा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो। इलेक्शन कमीशन पे शॉर्ट नोट, इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, उसकी क्या पावर होती है, वो सारी चीजें। अब लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। हम इलेक्शन पढ़ रहे हैं, पर हमें इस इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, तो दे कैन चूज द पीपल हु विल मेक लॉज। तो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसी मेथड से, इसी प्रोसीजर से एक ऐसा पर्सन चूज होकर आएगा जो लॉ बनाएगा। क्लियर। दे कैन चूज द गवर्नमेंट दैट विल रूल देम, और इसी मेथड से, इसी प्रोसीजर से एक पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन चूज होंगे, सेलेक्ट होंगे जो कि रूल करेंगे। दे कैन डिसाइड ऑन द पार्टीज हुज पॉलिसीज दे प्रेफर। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो इलेक्शन की नीड सेटिस्फाई करते हैं कि क्यों इलेक्शंस की ज़रूरत है। और यहीं पे हमारा इलेक्शन का जो चैप्टर था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा लास्ट सेकंड चैप्टर है इस सिविक्स का, वो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स हो गया, जुडिशरी हो गई, तो इन इंस्टीट्यूशंस के क्या वर्किंग है, कैसे कैसे ये काम करते हैं, तो वो सब हम इस
चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस, तो अरेंजमेंट विच आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज टू रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाने के लिए जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं उन्हें बोला जाता है इंस्टीट्यूशन, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्लियर, तो ये हैं इंस्टीट्यूशंस। वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन, क्यों भाई इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, तो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इंस्टीट्यूशन बाइंड द हैंड्स ऑफ द रूलर्स एज दीज इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज एंड रूटीन, और ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं रूलर्स को, लिमिटेशंस रखते हैं रूलर्स पे ताकि ये अपनी पावर को मिसयूज ना करें। वाई इज देयर अ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्यों जरूरी है, सबसे पहले टू टेक डिसीजंस, तो कंट्रीज नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी सबसे पहले डिसीजन लेने के लिए, लॉ बनाने के लिए हमें जो इंस्टीट्यूशन है उसकी ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन, फिर बाद में आपने रूल्स बना दिए, रेगुलेशन बना दिए, अब उनको कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे आप अपनी कंट्री पे लागू करोगे, अप्लाई करोगे, तो इम्प्लीमेंट करने, ठीक है। द डिसीजन विच हैव बीन टेकन, जो डिसीजन लिए गए अब उनको इम्प्लीमेंट करना है कंट्रीज, इसलिए हमको जरूरी है इंस्टीट्यूशन की। तो सॉल्व द डिस्प्यूट्स, अगर किसी के बीच में गवर्नमेंट और जो सिटीजन्स उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इसलिए हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। टू टेक राइट डिसीजन, इंस्टीट्यूशन हेल्प द गवर्नमेंट टू टेक द राइट डिसीजन, और एक सही डिसीजन कंट्री का आया है, क्या लिया गया है, तो उसके लिए भी इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। तो अब क्या है आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इसमें डिफरेंस बताना। सबसे पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, दे आर इलेक्टेड, ये वो एग्जीक्यूटिव है जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, यानी वो लीडर्स जिनको हम वोट देके इलेक्ट करते हैं। परमानेंट, इनको इलेक्ट नहीं किया जाता, ये अपॉइंटेड होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। दे आर मेकर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, लॉ मेकर्स कहलाते हैं, जो लेजिस्लेचर का पार्ट है वो। दे आर इंचार्ज, और ये एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है, ये उन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी चेंज इन द नेक्स्ट इलेक्शन, और ये एक बार इलेक्ट हो गए तो नेक्स्ट टर्म में ये चेंज हो जाएंगे, पर जो परमानेंट होते हैं वो एक बार अपॉइंट हो गए तो एक लंबे टाइम पीरियड तक चलते हैं। गवर्नमेंट चेंज होने से, रूलिंग पार्टी के चेंज होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट आपके डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, इसका डिफरेंस भी, लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन, लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते। क्लियर, लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, और राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लोकसभा का जनरली टर्म क्या है आपका, फिक्स टर्म 5 years, पर राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी विद मेंबर्स रिटायरिंग, इसमें कुछ कुछ टाइम पीरियड में रिटायर होते हैं, यानी पूरा का पूरा एक बार में सब नहीं हटते, इसमें तो पूरा 5 years में कंप्लीट नया बनता है, पर यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट नहीं हटा, 2 साल हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिटायर हुआ, फिर उसके बाद तो इस तरीके से चलता है। लोकसभा के पास पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है, मोर पावर इन पासिंग लॉज स्पेशली रिगार्डिंग मनी बिल्स, पर राज्यसभा के पास इस तरीके की कोई स्पेशल पावर नहीं है। Why do the political executives have more power than the permanent executives? अब political executive यानी जिनको इलेक्ट किया जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो लोग अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, डिफरेंस समझ आया, हमने पढ़ा अभी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो इलेक्टेड होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंटेड होते हैं। तो वाई डू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इन लोगों के पास ज़्यादा पावर क्यों होती है? इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं ना, विल ऑफ द पीपल, हम लोगों के पास सबसे बड़ी पावर है क्योंकि हम वोट करते हैं, तो विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इन लोगों से इलेक्ट हो रहे हैं। ऑल द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर आंसरेबल टू द पीपल, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होते, परमानेंट एग्जीक्यूटिव आंसरेबल नहीं होते। पीपल कैन चेंज देम इफ दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल,
कि लोगों को लगेगा कि अगर ये काम नहीं कर रहे उनके अकॉर्डिंग तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, पर परमानेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये डायरेक्टली आंसरेबल नहीं होते। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर द एक्सपर्ट्स। नॉन पॉलिटिकल वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, बट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव टू सी द वेलफेयर ऑफ ऑल। पर ये सभी के भलाई का काम देखते हैं, सबके लिए इनको काम करना पड़ता है। The experts can tell the route, but the political executive have a larger view, so they decide the destination. तो permanent executive एक रूट बताते हैं एक तरीके से, और political executives destinations तक पहुंचने का काम करते हैं। तो ज़्यादा नज़रों में political executive होते हैं लोगों के लिए, इसलिए उनके पास ज़्यादा पावर होती है। एक्सप्लेन द मेजर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की क्या क्या पावर है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, वो है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर्स, कंट्रोल ओवर फाइनेंस, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ये सारी। अब आ जाते हैं फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर हो गया, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन ऑल दोज सब्जेक्ट्स विद इन विच हैव बीन गिवन इन द यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। बेटा क्या करेगी पार्लियामेंट, लॉ बनाएगी। कौन सी लिस्ट पे, जो यूनियन लिस्ट क्या है कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए एक लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट। जिन भी डिसीजन पे पूरा जो सेंट्रल स्टेट होता है, मतलब सेंट्रल का इंटरेस्टेड वाली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सारे सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर या डिसीजन मेकिंग करती है। जो स्टेट की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होती है उस पर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। तो यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट सेम है, तो पार्लियामेंट रूल्स बनाती है यूनियन लिस्ट पे एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पे स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स जो कि यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स है उन पर रूल बनाएगी, देन कॉन्करेंट लिस्ट पे। अंडर सर्टेन केसेस इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन दोज सब्जेक्ट्स विच हैव बीन गिवन इन द स्टेट लिस्ट। तो वो कुछ पर्टिकुलर केसेस है। कंट्रोल ओवर फाइनेंस, एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जो बजट होता है, बजट कहाँ पे पास किया जाता है, पार्लियामेंट में। बजट यानी कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है, ये सब भी तो डिसाइड किया जाएगा कि भाई इतना एजुकेशन पर लगाना है, इतना हेल्थ पर लगाना है, ये फॉरेन ट्रेड पर लगाना है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है। तो पूरा जो बजट होता है ना, वो बजट भी पार्लियामेंट में पास होता है। विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स और इनकर एनी एक्सपेंडिचर। ना ये जो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के ना तो कोई पैसा टैक्स आप नया टैक्स लगा सकते हो, या नए कोई एक्सपेंडिचर है वो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं होते। एग्जीक्यूटिव्स पे जो कंट्रोल करने का काम होता है, एग्जीक्यूटिव्स कौन हो गए, जो लॉ बना रहे हैं वो तो लॉ मेकर्स, जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कंट्री पे वो एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल भी किसका रहता है, इन लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव्स का। अमेंडमेंट ऑन और न्यू लॉ, कि कुछ नया लॉ बनाना है, कोई नया रूल बनाना है तो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी लेजिस्लेटिव करेगा। फंक्शंस रिलेटेड टू इलेक्शंस, पार्लियामेंट elect the president, the vice president, speaker of the Lok Sabha and the deputy speaker, members of Rajya Sabha elect the vice president, vice chairman। तो इस तरीके से इलेक्शंस के टाइम पे ये सारे काम रहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि मेजर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये पार्लियामेंट के कुछ पावर्स और कुछ फंक्शंस हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेजर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट की, देन अब क्या है आपके प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले लिंक, प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन है, लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट डायरेक्ट कैबिनेट को नहीं जानता, इन दोनों के बीच में कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर, लिंक। द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट आर कन्वे टू द प्रेसिडेंट, कि जो भी डिसीजन हुआ वो प्रेसिडेंट को कन्वे करेगा प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इस पूरी कैबिनेट को नहीं जानता, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जानता, और प्राइम मिनिस्टर सारे मैसेजेस कन्वे करते हैं प्रेसिडेंट को। इट इज़ द हु कीप हिम इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं उन सब में प्राइम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रेसिडेंट को। इसलिए बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, अब कैबिनेट बनानी है, कैबिनेट क्या हो गई, जैसे प्राइम मिनिस्टर चूज हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर की अकेला तो सारे काम करेगा नहीं, तो वो क्या करता है, अपनी टीम तैयार करता है,
ठीक है, तो उसे बोला गया है कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि उसको किसको कौन सा मिनिस्टर, किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, किसको हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, तो ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। देन वो प्रेसिडेंट को लिस्ट भेजता है। क्लियर? लीडर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट की मीटिंग्स में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो प्रेसिडेंट की। फॉरेन अफेयर्स हो गए, यानी बाहर वालों दूसरी कंट्रीज को जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो भी प्राइम मिनिस्टर का ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और जनरली जो लीडर ऑफ द पार्टी होता है वही प्राइम मिनिस्टर होता है। तो दीज आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। लीडर ऑफ द नेशन और प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द नेशन, क्योंकि पूरे कंट्री को जो लीड कर रहे हैं उन्हें लीडर ऑफ द नेशन भी बोला गया। एक्सप्लेन ब्रीफली द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है? जो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम का हाईएस्ट अथॉरिटी होता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देखो ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी सबसे पहली बार कौन से केसेस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स टू दोज केसेस विच द सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी पहली बार जो केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे। ऐसे कौन से होते? अगर बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कुछ होता है तो अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उसको हियर कर सकती है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मान लो एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, तीनों के स्टेट गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गई तो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, कि राजस्थान गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कौन पहली बार सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देन अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जब आप पहली बार किस कोर्ट में जा रहे हो, फिर वहां से सपोज करो आप हाई कोर्ट में गए, वहां से सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप अपील कहाँ फाइल करोगे? उसकी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो होती है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो जो सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मानना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के डिसीजन से जब आप डिससेटिस्फाइड हो तो अपील आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाओगे। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री द सुप्रीम कोर्ट गिव्स लीगल एडवाइस। तो और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं? लीगल एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को किसी भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, रेफर टू इट, हाउएवर एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ये सेफ गार्ड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें लिखी है उसका कौन है गार्डियन? ये सुप्रीम कोर्ट ही है। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द गार्डियन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसको पूरे अच्छे से इंटरप्रेट करना, समझाना, ये भी सुप्रीम कोर्ट करेंगे। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूरी आपके सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शंस हैं। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आ जाता है आपका कंपोजिशन। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, आपने प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जब प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी टीम जो रेडी करते हैं उसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लार्ज बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 रैंक्स। और इसमें देखो 3 रिंग्स में बना हुआ रहता है। ये कैबिनेट हो गया, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूट द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर द टॉप लेवल लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड से रिलेटेड हो गया, टूरिज्म से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जिनके पास होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर। दे यूजुअली मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
जब भी कोई मीटिंग होती है ये सब साथ में मिलते हैं और डिसीजन लिए जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, दे आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ द स्मॉल मिनिस्ट्रीज। और भी जो अब ये इनको और पावर अपनी डेलीगेट करते हैं, स्मॉल मिनिस्ट्रीज इन्हें दी जाती है। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन दे आर इनवाइटेड। पर ये हर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, जब इनको इनवाइट किया जाएगा तभी ये मीटिंग्स में आएंगे। कैबिनेट तो हर मीटिंग अटेंड करते, पर इनको जब इनवाइट करते तभी आते। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, दे आर अटैच्ड टू एंड आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से असिस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये तीनों रिंग्स को मिला के बनता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन? डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है बेटा? डिस्क्रिशनरी पावर यानी इनके पास होल सोल पावर है, ठीक है। तो कब ऐसी सिचुएशन आती है जब डिस्क्रिशनरी पावर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की जो पावर रहती है वो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग चूज कर ले। तो विद नो सिंगल पार्टी गेटिंग अ क्लियर मेजोरिटी, जब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, अ कोलिशन ऑफ पार्टीज टेक देयर क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है, किसी भी एक पार्टी को जब क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही और 4-5 यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलना चाहती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कराना चाहती हैं, अब उसमें से प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो कौन चूज करेगा? तब उसमें प्रेसिडेंट का काम आता है। प्रेसिडेंट हैज टू यूज हिज इंडिविजुअल जजमेंट and invite such a leader to head the government as prime minister who can provide a stable government to the country। ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपनी इंटेलेक्चुअल को यूज करके, अपनी इंडिविजुअल जजमेंट को यूज करके प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। क्लियर? कब? जब किसी एक सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहती हैं, तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, उसकी पावर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की पावर किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के पास। और इस पावर को डिस्क्रिशनरी पावर बोला जाता है। वाई इज देयर अ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस? कि ये जो पॉलिटिकल हमने इंस्टीट्यूशंस पढ़े हैं, इनकी क्यों ज़रूरत है? डिसीजन लेने के लिए, उन डिसीजन को कंट्री में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, राइट डिसीजंस लेने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो ये हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गया कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो हमने पढ़ा वो सारे टॉपिक्स, आपका प्राइम मिनिस्टर का हो गया, आपके कैबिनेट मिनिस्टर, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए। अब आपका बिल्कुल लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, सिविक्स का, डेमोक्रेटिक राइट्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। इसमें हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग सुनते भी होंगे बेटा, फंडामेंटल राइट। तो ये होती क्या है, ये कौन से राइट होते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिफाइन फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, define fundamental rights. The fundamental rights are those basic conditions which are considered essential for the overall development of a person. कि fundamental rights क्या है? fundamental rights वो basic conditions हैं जो ज़रूरी है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। किसी पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है, उन बेसिक कंडीशंस को फंडामेंटल राइट बोला जाता है। और ये फंडामेंटल राइट्स, ये जो कंडीशन है, कौन गारंटीड करता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड करता है। अब ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गए जिसमें आपका लीगल जो लॉ है वो इंक्लूड रहेगा। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच आर इनहेरेंट इन आवर नेचर। विदाउट दीज राइट्स वी कैन नॉट लिव एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये तो जो हमें नेचर से मिले, इन राइट्स के बिना नहीं जिया जा सकता। ह्यूमन राइट्स अलाउ अस टू फुल्ली डेवलप एंड यूज आवर ह्यूमन क्वालिटीज, इंटेलिजेंस, टैलेंट्स एंड कंसाइंस। दे अलाउ अस टू सेटिस्फाई आवर स्पिरिचुअल एंड अदर नीड्स। तो राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ द राइट टू इक्वालिटी इज फंडामेंटल राइट। अब आ गया आपके डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या है? द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। देखो,
राइट टू इक्वालिटी क्या बोलती है कि गवर्नमेंट यानी जो सरकार है शेल नॉट डिनाई, क्या नहीं करेगी, कभी भी मना नहीं करेगी, टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यानी इंडिया में हर एक पर्सन लॉ के सामने क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कास्ट। द गवर्नमेंट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी हमारी कंट्री में कभी भी गवर्नमेंट किसी भी इंसान को, किसी भी सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पे कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसे बोला जाता है राइट टू इक्वालिटी। हर इंसान को इक्वल माना जाएगा इन किसके सामने, लॉ के सामने। ऑल सिटीजन शैल हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। आपको पढ़ाई करने की, आपको गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, हर चीज़ में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इन सब के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड सोशल लाइफ एज वेल, यानी नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो ये कौन सा राइट है बेटा, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हर इंसान को इक्वल समझा जाएगा इन द आईज ऑफ लॉ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप किसी भी रिलीजन को चाहो फॉलो कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के आप सिटीजन हो तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, अपना धर्म चेंज कर सकते हो, इसमें कहीं कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल रिलीजन आर इक्वल, और हर रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट एंड नो रिलीजन विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर। कि हर रिलीजन इक्वल है, किसी भी रिलीजन को कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई रिलीजन दूसरे रिलीजन से बड़ा हो गया, तो ऐसा हमारी कंट्री में नहीं है। फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस राइट टू सस्टेन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, और इसी को क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म। कि जब हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है तो वो है आपका सेक्युलरिज्म। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने दो पढ़े, राइट टू इक्वालिटी जिसमें हर सिटीजन इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के सामने। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को वर्शिप कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अब क्या है हमारी कंट्री, क्योंकि ये बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे मल्टी रिलीजन्स है, मल्टी लिंग्वल एंड मल्टी कल्चरल, बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हुए लोग हैं, ठीक है, ईच बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग हैं। तो इन सबको अपनी आइडेंटिटी को संभाल के रखने में, अपने कल्चर को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, इन सबको प्रिजर्व करके रखने के लिए उनको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट गिवन किया गया। इट इज़ नेचुरल टू ग्रांट द फॉलोइंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू द माइनॉरिटीज एंड अदर कम्युनिटीज। ठीक है, तो माइनॉरिटीज और अदर कम्युनिटीज, यानी माइनॉरिटी जो लोग नंबर में कम है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो गए, तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये फंडामेंटल राइट बनाया गया है। राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, कि अपने कल्चर को बचा के रख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को बचा के रख सकते हैं। राइट टू स्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ये चाहे तो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं। तो ये एक और फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो इतने सारे फंडामेंटल राइट्स बना दिए, अब वो सारे फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो आपके पास ये राइट है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो इसको क्या बोला गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बाकी अदर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे और आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ और कंप्लेन करो, तो आपके क्या मतलब रहा उन राइट्स का? तो उनको इम्पोर्टेंस देते हुए ये एक और फंडामेंटल राइट सामने आया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। क्लियर? यही है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, इज एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ सेवरल राइट। अब राइट टू फ्रीडम में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है।
राइट टू फ्रीडम। अब क्या क्या है, जैसे आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हो, आपको जहाँ जाना है, जिस भी स्टेट में जाके रहना है, आप फ्रीली रह सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कुछ भी काम कर सकते हो। आप इंजीनियर हो पर आप कुछ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कहीं पर भी जाके अपना बिजनेस कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। राइट टू फ्री मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, आप ग्रुप बना के कहीं इकट्ठे होना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात बोलने का आपको राइट है, अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का राइट है ये आप। इसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, आप चाहो तो कोई सी भी एसोसिएशन यानी ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, यूनियन बना सकते हो, इसमें भी आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए बोला गया है कि ये राइट टू फ्रीडम इज एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ सेवरल राइट्स, यानी राइट टू फ्रीडम में बहुत सारी राइट्स जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। तो ये डिफरेंट राइट्स हैं जो राइट टू फ्रीडम के ही पार्ट। कहीं भी जाके रहो, कहीं भी घूमो, कहीं पे भी फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा प्रोफेशन आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी काम करो, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का राइट है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस आप फॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें राइट टू फ्रीडम में ही इंक्लूडेड है। क्लियर। अब नेक्स्ट आया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब उसमें दो चीज़ इंक्लूडेड है। जैसे फर्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग्स की जो ट्रैफिकिंग होती है, यानी खरीदा बेचा जो जाता है ह्यूमन बींग्स को, उस पर बैन लगाया, तो ये फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सेकेंड, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी छोटा बच्चा 14 ईयर्स से कम का, उसको काम नहीं करना है, उसको सिर्फ पढ़ाई करनी है। माइनिंग हो गई, ठीक है, और भी अदर हजार्डस वर्क हो गई, ये सब नहीं कर सकता, ये बैन होगा। ये फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपके साथ कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, उसके अगेंस्ट स्टेप उठा सकते हो। तो इसमें ध्यान रखना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन और प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये दो चीज़ें इंक्लूड होती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। मेंशन एनी वन एक्सेप्शन टू द राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी का को एक्सेप्शन। द स्टेट में मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या है, वन एक्सेप्शन टू द राइट टू इक्वालिटी। अभी हमने बात करी थी कि राइट टू इक्वालिटी की हर पर्सन इक्वल होगा, पर इसका एक्सेप्शन क्या है कि जब हम हमारी कंट्री में वुमेन को कुछ स्पेशल प्रोविज़न दे रहे, तो इसका मतलब हम तो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वुमेन को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ज़्यादा उनको प्रिविलेजेस दे रहे हैं। पर ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो वुमेन की जो सिचुएशन थी ना, उसको सॉल्व करना था, उसको इम्प्रूव करना था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसे मेथड्स यूज़ करे, ऐसे स्पेशल प्रोविजंस यूज़ करे वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ताकि इनका बेटरमेंट हो सके। इसलिए इसको एक्सेप्शन लिया है किसमें बेटा, राइट टू इक्वालिटी में। इट इज़ नेसेसरी टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू सम वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और जो वीकर सेक्शन जैसे मार्जिनलाइज्ड हो गए, इन लोगों का अपलिफ्टमेंट करने के लिए इनको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे दिए, तो ये भी राइट टू इक्वालिटी में क्या है, एज अ एक्सेप्शन है। क्लियर। क्लियर। तो यहीं पे हमारा जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चैप्टर था, जिसमें हमने डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट उसका क्या क्या जुरिस्डिक्शन होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ी, और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सिविक्स के, वो सारे कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।